बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। आज आपको जानकारी देंगे गन्ना उत्पादन तकनीक और फसल सुरक्षा को लेकर, और साथ ही बात करेंगे मोटे अनाज की खेती को लेकर भी। इसके साथ ही आप अपना सवाल जो है ईमेल के जरिए हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और आपको बता दें, आपके सवाल जो हमारे पास आएंगे उस पर जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BL शर्मा जी। आप पूर्व निदेशक हैं गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। नमस्कार किसान भाइयों। आपका और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर अनिल। नमस्कार सर। तो जैसा आपने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे जो हमारी गन्ने की फसल है इसको लेकर, कैसे हमारी जो फसल है वो बेहतर रह सकती है, कैसे अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर शर्मा, अगर आज के समय की बात की जाए तो अब अलग तरह की नई तकनीक जो है वो हमारे पास है पहले के मुकाबले जो हम देखते थे, और इसी वजह से शायद एक ज़्यादा मात्रा में गन्ना उत्पादन भी हम करते हैं क्योंकि लगातार चीनी की मांग बनी रहती है और उसके साथ निर्यात भी हम करना होता है हमें। क्या स्थिति है आज के समय में जब हम खासतौर से नई तकनीक की बात करते हैं गन्ना उत्पादन की? जी, गन्ना उत्पादन तकनीकी, गन्ना बुआई से लेकर के गन्ना कटाई तक कहीं न कहीं तकनीकी का उपयोग होता है। और पुराने समय में जो भी गन्ने की विधियां थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए हैं, जिससे उत्पादकता और उत्पादन दोनों में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। अब दो सीजन होते हैं गन्ने बुआई के। एक तो शरतकालीन, जिसको ऑटम कहते हैं, ऑटम सीजन बोलते हैं, वो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है। और दूसरी बुआई स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, बसंतकाल बोलते हैं, जो कि 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक होता है। रेदर मार्च तक पूरा कर सकते हैं जी। तो दो सीजन में गन्ने की बुआई होती है और इन्हीं में सारी तकनीक का उपयोग किया जाता है जी। शरतकालीन बुआई जो होती है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि उसमें उपज ज़्यादा मिलती है, कम से कम 30 से 40% उपज गन्ने की ज़्यादा मिलती है जी। और चीनी का पत्ता भी लगभग 4.5 से 0.4% ज़्यादा मिलता है। तो ये अलग अलग फायदे होते हैं नई तकनीक को अपनाने के, और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जी। गन्ना की बेहतर पैदावार लेने के लिए सही समय पर बुआई करना चाहिए। गन्ना बहुवर्षीय फसल है, इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उन्नत जाति के स्वस्थ निरोग शुद्ध बीज का चयन करें। बीज की उम्र करीब 8 माह या कम हो तो अंकुरण अच्छा होता है। बीज ऐसे खेत से ले जिसमें रोग व कीट का प्रकोप ना हो। जहाँ तक हो नरम गर्म हवा उपचारित या टिश्यू कल्चर से उत्पादित बीज का ही चुनाव करें। हर 4 से 5 साल बाद बीज बदल दे। बीज काटने के बाद कम से कम समय में बोनी कर दे। इस विधि में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। 2 नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आंख वाले गन्ने के टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच करीब 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। इस विधि में 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। फसल सुरक्षा के लिए इसे रोगों व कीटों से बचाना बेहद जरूरी है। गन्ने में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है। फसल में चोटी भेदक मादा तिल्ली पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती है। अंडे वाली पत्तियों को नष्ट कर दे और कार्बोफ्यूरॉन 3G का जरूर इस्तेमाल करें। चोटी भेदक के नियंत्रण के लिए 4 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें।
तो जाना आपने किस तरीके से आप सफलतापूर्वक गन्ने की खेती कर सकते हैं। आवश्यकता तो इस नई जानकारी को जानने की, नई तकनीक को अपनाने की, जिससे और भी अच्छा लाभ आपको गन्ने की खेती करके मिल सके, या हम कह सकते हैं जो मुनाफे की मिठास है वो आपको और ज़्यादा बेहतर मिल पाए। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर अनिल का भी। डॉक्टर अनिल, जानना चाहेंगे आपसे मोटे अनाज या पोषक अनाज की हम बात करें, और ख़ासतौर से आज के समय में तो श्री अन्न हम इनको कहते हैं, तो किस तरह का जो लाभ है वो मिल सकता है, और इसमें अलग अलग उद्देश्यों से अगर हम देखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ एक किसान को फ़ायदा मिलता है, लागत उसकी कम हो रही है, बल्कि अगर हम वैश्विक परिवेश में देखते हैं तो जो जलवायु परिवर्तन है उसका खतरा मोटे अनाज पे कम पड़ता है। अलग अलग हमारे सामने कारक हैं जिस सीधे तौर पे जो कि काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं श्री अन्न के लिए। किस तरीके से किसानों को इनको अपनाना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल सर आपने किया है, और मैं तो बड़े गर्व से कहूँगा कि इस साल तो मिलेट्स का साल है जो कि यूएनओ ने घोषित किया है, और हम सबको, खासकर जो हमारे देश में मिलेट्स उगाते हैं, किसानों के लिए बड़ी गर्व की बात है जी। रही बात, पहले तो मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि मोटे अनाज क्या हैं। इसमें दो ग्रुप्स आते हैं सर। जैसे कि हम लोग ज्वार और बाजरा लगाते हैं, ये बड़ी मुख्य फसलें जो मोटे अनाज की हैं, मिलेट्स में हैं। और उसके अलावा कुछ माइनर मिलेट्स हैं जिनको हम लोग जो है वो किसान भाई लगाते हैं, और ये मौसम की अनुकूलता को भी जो है वो, जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है या फिर बारिशें कम हो रही हैं, हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है जी, और जो है दूसरी सीरियल क्रॉप्स जो हैं, अनाज की फसलें जो है उनकी जो पैदावार कम हो रही है, तो ये ऐसे मिलेट्स हैं जिनकी जो है वो कम बारिश में भी, कम उपजाऊ शक्ति में भी, और अगर हमारी पीएच मिट्टी की बढ़ रही है, लवणता बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति में भी ये अच्छी पैदावार दे जाते हैं। जैसे कि ये जो दूसरा ग्रुप में बात कर रहा था, ज्वार और बाजरा के बाद ये है मिलेट्स का। इसमें फिंगर मिलेट आती है जिसको हम लोग रागी या कोदरा बोलते हैं। अगला जो है वो फॉक्सटेल मिलेट है जिसको हम काकुम या कांगनी बोलते हैं। अगला जो फसल है जिसको हम बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, इसको हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में झिंगोरा और सौंक भी बोलते हैं, और निचले मैदानी क्षेत्र में या जो साउथ इंडिया है उसमें सांबा भी बोला जाता है। अगला जो मिलेट है उसको कोदो मिलेट बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कोदो भी बोलते हैं जी। एक और मिलेट है, उसका नाम है लिटिल मिलेट, जिसको कुटकी बोलते हैं। फिर एक प्रोसो मिलेट है जिसको हम चीना या चैना बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास टैफ, पोनियो, ब्राउन टॉप मिलेट, ये कुछ एक ऐसी फसलें हैं जो इन मोटे अनाजों के ग्रुप में आती हैं। और इनको जो किसान जो है वो, अगर विपरीत परिस्थितियां जहां पर हम लोग अनाज है, धान है, गेहूं है, मक्का है, अगर हम लोग कम बारिश हो रही है और उपजाऊ शक्ति कम है, ऐसी परिस्थितियों में भी इन फसलों को लगाया सकता है, और किसानों को जो है कुछ ना कुछ ये फसलें दे जाती हैं। बिल्कुल, यानी काफी फायदा इनके जरिए किसानों को मिल जाता है, और जैसा आपने कहा कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा हम मोटे अनाज से ले सकते हैं, इसलिए जरूरी कि इनको लगातार बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल और भी जानकारी आपसे हम लेंगे डॉक्टर अनिल, लेकिन आइए नजर डालते हैं इससे संबंधित हमारी इस खास रिपोर्ट पर। श्री अन्न की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार खासा प्रयास कर रही है, और इस प्रयास में किसान भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हमारे देश में मोटे अनाजों की खेती आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। ये फसलें सिर्फ पोषक अनाज फसलें ही नहीं है, बल्कि ये पशुओं के लिए चारा फसलें, तो कुक्कुट पालन के लिए भी छोटा दाना फसलें भी हैं। इसीलिए इनकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। आंकड़ों की माने तो राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में करीब 7 मिलियन हेक्टेयर में बाजरे की खेती, 10.1 मिलियन टन ज्वार और रागी का 1.8 मिलियन टन उत्पादन लिया जाता है। ये फसलें उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम संसाधन में उगाई जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें ज्यादातर बारिश पर निर्भर है और खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी खेती करने के लिए एक गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल करना चाहिए, जिससे खेत में पानी ना रुक सके। साथ ही खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बेहतर उपज लेने के लिए बुआई के 15 दिन पहले करीब 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। बारिश शुरू होने के साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करें। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें।
तो जाना आपने किस तरह का लाभ आपको मिल सकता है मोटे अनाज की खेती करके, लेकिन ये ज़रूरी कि आपके पास जानकारी हो और उसके बाद आप मोटे अनाज की खेती कर सकें। साथ ही आज आपको जानकारी दे रहे हैं हम गन्ने की खेती से संबंधित भी, और इसी को लेकर हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईमेल के ज़रिए हमारे पास जो सवाल हैं वो यहाँ पर आए हैं। उन्हीं में एक सवाल हमारे पास आया डॉक्टर शर्मा, दर्शक हैं हमारे अंकुर सहाय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है कि गन्ने में तना विगलन रोग जो है कि क्या कारण है, किस वजह से जो विगलन रोग है वो होता है, और इस रोग से गन्ने की फसल को कैसे हम बचा सकते हैं? देखिए, गन्ने के फसल के लिए वर्तमान में अगर तने में कोई लगा हुआ है जी, तने में लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें बोरर होगा जी, और उसको तना बेधक बोलते हैं। जी, तना बेधक के लिए कोई न कोई इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा, और जिसमें आपका इमिडाक्लोप्रिड है 17.8% सोल्यूशन होता है। उसका 500 ml उसको 1000 लीटर में घोल करके और एक बार स्प्रे कर दें जी। इसके अलावा क्लोरोपाइरीफॉस है जिसके 5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर में घोल करके उसका स्प्रे कर दें जी। तो वो कंट्रोल हो जाता है जी। और कभी कभी जो तना है वो नीचे से गलने भी लगता है, जो किसानों की समस्या एक रहती है, उसके पीछे क्या वजह रहती है? देखिए, वो देखना पड़ेगा कि वो बीमारी की वजह से है या फिर कीट की वजह से है। तो किसान भाई उसको देखें कि उसमें उसको फाड़ के देखें कि कहीं उसमें कीट तो नहीं है। यदि कीट है तो फिर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें किसी न किसी, और अगर कीट नहीं है और तब भी वो गल रहा है तो वो फंगल डिजीज है, यानी बीमारी है उसमें जी। तो उसके लिए एंटी फंगल एजेंट्स का, जिसमें आपका कार्बेंडाजिम है, फिर थायोफेनेट मिथाइल है, उसका स्प्रे 0.2% बना के करना होता है जी। यदि और भी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो फिर आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन का सोल्यूशन 0.01% का उपयोग करना पड़ता है। एटलीस्ट 2 स्प्रे जरूरी होता है, लेकिन पहले इंश्योर कर लें किसान भाई कि वो क्या चीज़ है जी, कि मतलब कीट की वजह से तो नहीं है, तो इंश्योर करके फिर बताएं। चलिए, बिल्कुल इस बात का देखिए आपको ख्याल रखना होगा। और इसकी अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कि जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय, आप वहाँ भी जा सकते हैं, उसको दिखा भी सकते हैं, वहाँ दिखा लें। जी जी। चलिए, बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अनिल, एक और सवाल हमारे पास आया है सोबरन शर्मा जी का, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि जो ज्वार का हाइब्रिड बीज है, क्या उसको मोटे अनाज में ही शामिल किया जा सकता है, और सरकारी जो बीज है वो कहाँ से मिलेगा, और क्या प्राइवेट बीज लेना उतना विश्वसनीय है या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो हम लोग बात करते हैं मोटे अनाजों की, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे बाजरा या सोरगम का अगर हाइब्रिड लेते हैं, उसका जो प्रोड्यूस है क्या वो मोटा अनाज होगा? हाँ, वो भी मोटे अनाज में ही आता है जी। लेकिन वही हाइब्रिड लगाएं जो हमारे उस क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालय अनुमोदित करते हैं। और रही बात बीजों की उपलब्धता की, तो हमेशा हर कृषि विश्वविद्यालय ने अलग अलग जो जलवायु परिक्षेत्र है उस राज्य के, उसके लिए अलग अलग किस्में जो अनुमोदित की हुई हैं, उन्हीं अनुमोदित किस्मों को लें, या तो कृषि विभाग से लें, कृषि विज्ञान केंद्र से लें, या फिर जिस कृषि विश्वविद्यालय ने उसको अनुमोदित किया वहां से आप लोगों को अच्छी किस्म का बीज मिल सकता है। उसको लें और उसको तरीके से साइंटिफिक विधि से लगाएं और अच्छी पैदावार लेके लाभ कमाएं। बिल्कुल। अनिल जी, एक और सवाल आया है राजस्थान से शिवराज जी का, वो जानना चाह रहे हैं क्या मक्का जो है उसको मोटे अनाज में हम मान सकते हैं, शामिल होता है क्या ये भी मोटे अनाज में? देखो, अगर 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 किसानी तौर पर बोले तो ये मोटे अनाज में ही हम लोग उगाते हैं, लेकिन ये सीरियल ग्रुप्स में आता है जी। ये आपका धान है, आपका ये मक्का है, ये गेहूं है, इनको हम अनाज फसलों में बोलते हैं। और ये मोटे अनाज में जो है ये ग्रुप जो आता है, इसमें ज्वार बाजरा और मिलेट्स के ग्रुप्स आते हैं। तो ये जो मक्का है ये मोटे अनाजों से अलग है, हालांकि एक ही फैमिली के हैं, लेकिन इसको हम लोग मोटे अनाज के ग्रुप में नहीं ले सकते हैं वैज्ञानिक तौर पर। जी। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ज़ाहिर तौर पे जो हमारे श्री अन्न है, यानी पोषक अनाज, मोटे अनाज जो हैं, उसमें अलग अलग फसलें हैं, लेकिन मक्का को सीधे तौर पे उसमें शामिल नहीं करते हैं। और ख़ासतौर से यहाँ गन्ने से संबंधित एक और सवाल हमारे पास आया है डॉक्टर शर्मा। इनका सवाल है, हमारे साथ ये जुड़े हैं, बता रहे हैं कि जो इनका गन्ना है उसकी ऊँचाई जो है इस बार ज़्यादा नहीं गई है, वो 2 से 3 फीट का ही है और फसल लगभग नष्ट होने की कगार पर है। क्या ये भी किसी रोग या कीट के कारण हो सकती है ऐसी समस्या? देखिए, सबसे पहले तो उसके सैंपल लेकर के और जो भी निकटवर्ती सेंटर हो, शोध सेंटर हो, वहाँ पे दिखा लें। जी। दूसरा काम करें
कि उसको जड़ से उखाड़ करके उसमें देखें कि कोई इंसेक्ट तो नहीं लगा हुआ है। ऊपर से भी देख लें किसान भाई कि ऊपर से कहीं उसके जैसे माइट्स है, इसके अलावा थ्रिप्स है, मीली बग है, ब्लैक बग है, यानी काले रंग के कोई कीट तो नहीं है जी। इस तरह के कोई कीट तो नहीं लगा हुआ है, पहले इंश्योर कर लें। ये तो कीट से रिलेटेड हो गया जी। और दूसरी चीज़ है, क्या उन्होंने पोषक तत्वों का पूरा प्रयोग किया है, ये इंश्योर कर लें। जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रो न्यूट्रेंट, इन सब की जरूरत पड़ती है गन्ने के भरपूर बढ़वार के लिए। जी। तो क्या उन्होंने सारा का सारा उपयोग किया है, मिट्टी की जांच कराई है, ये इंश्योर कर लें। फिर उसके बाद से अपना सबसे पहले तो वो न्यूट्रेंट दें, चल बिल्कुल इसके NPK, और माइक्रोन्यूट्रेंट का दें, उनका गन्ना अवश्य बढ़ेगा अगर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का कोई इन्फेस्टेशन नहीं है तो। चलिए बिल्कुल, और इसके किस तरीके देखिए लाभ आपको मिल सकते हैं और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की नई तकनीकों को लेकर, कैसे अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, कैसे फसल सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही हमारे जो मोटे अनाज हैं, जो पोषक अनाज है, उसकी खेती के बारे में भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप अपना सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो ईमेल ID आप हमारी नोट कर लीजिए, इस पर आप हमें अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। मेल ID है hellokisan2015@gmail.com। और यहाँ डॉक्टर BL शर्मा और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं गन्ने की खेती को लेकर और साथ ही आज के समय में जब मोटे अनाज की जब महत्व को हम देख रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि जो किसान है, जैसे एक किसान का सवाल था कि जो फसल है लगभग नष्ट होने के कगार पर है, तो ऐसे में क्या संभावना है कि उसके साथ वो मोटे अनाज में शामिल जो फसलें हैं उनमें किसी फसल को ले सकते हैं साथ में? हाँ जी, जैसे मैं ऑटम प्लांटिंग की बात कर रहा था जी, तो उसमें अक्टूबर में प्लांटिंग होती है, सितंबर अक्टूबर में, और प्लांटिंग का जो स्पेस होता है वो करीब करीब 120 सेंटीमीटर यानी 4 फीट के करीब में होता है जी। उसके बीच में स्पेस होता है, तो उसमें इंटरक्रॉप कोई भी फसल ले सकते हैं, मोटे अनाज की जो भी फसल है वो ले सकते हैं और उसके बाद से फिर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई मतलब बंदिश नहीं है कि गन्ना अगर लगा दिया तो उसमें दूसरी फसल नहीं ली जा सकती। इंटरक्रॉप के रूप में कोई भी फसल ले सकते हैं, चाहे मोटा हो, चाहे सब्जियों का हो, चाहे गेहूं हो, आलू हो, या फिर आपका ये प्याज हो, लहसुन हो, कोई भी इंटरक्रॉप ले सकते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। साथ ही अनिल जी, एक और सवाल आया हमारे पास रविंदर जी का, मध्य प्रदेश से। रविंदर जी जानना चाह रहे हैं कि बाजरे की खेती वो करते हैं, लेकिन इसका प्रसंस्करण वो कैसे कर सकते हैं, कहाँ से इसके लिए इनको ट्रेनिंग जो है वो मिल पाएगी? ये कौन सी फसल की बात कर रहे हैं, उसके प्रसंस्करण की सर? जी, बाजरे की ये खेती करते हैं। हाँ, बाजरे की खेती करते हैं, उसके प्रसंस्करण के लिए हमारे एक कृषि विभाग में अलग अलग राज्यों में उसके एक तो पहली बात है कि आप लोकल मिल में भी जा सकते हैं, कहीं भी आप लोग जो है इसके आटा बना सकते हैं और आटे को अगर ऑर्गेनिक तरीके से लगा रहे हैं तो उसको लेवलिंग करके कुछ करके आप लोग ये जो हम मार्केट में या जो कंज्यूमर है उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं जी। उसके अलावा इसके कृषि विभाग का एक प्रसंस्करण विंग है कई स्टेट्स में, वहां पर जाके आप लोग इसके उत्पाद बना सकते हैं
और वैल्यू एडिशन के लिए उनको अपना देके उसका प्रोडक्ट या कुछ चार्जेस लगते हैं उसको देके दे सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुझे ये पता नहीं, आप नजदीकी कृषि अधिकारी या फिर कृषि विज्ञान केंद्र को पूछ लें कि आपके जहां भी आप खेती कर रहे हैं उसके पास कोई संस्करण, कोई संयंत्र यूनिट है वहां पर जो आप लोगों को इसके जो है प्रोडक्ट्स बना सके। जैसे कि इसके आजकल जो है वो इसका हलवे के लिए जो है मोटे तौर पे एक प्रोडक्ट निकलता है। उसके अलावा इसकी जो है बर्मी सिलीज बनती हैं, उसके अलावा इसका आटा बनता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो किसान बना सकते हैं। लेकिन आपको कृषि अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र जो नजदीकी है उससे आपको जानकारी लेनी पड़ेगी किस तरह आपके वहां पर ये उपलब्ध है नहीं। जी चलिए बिल्कुल। और यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, एक और ईमेल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश से ईश्वर दयाल जी का। ये जानना चाह रहे हैं कि जो गन्ने में टॉप बोरर की समस्या रहती है उसके लिए क्या समाधान हम कर सकते हैं। जी हाँ, ये किसान भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि टॉप बोरर की समस्या काफ़ी दिक्कत कर रही है। ख़ासतौर से एक प्रजाति CO0238 है, उसमें टॉप बोरर का समस्या ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। जी इसके लिए कृषक बंधुओं को मेरा ये सलाह है कि सबसे पहले इस समय टॉप बोरर के अंडे वो पत्तियों के निचले भाग में देते हैं। तो टॉप बोरर के अंडों को कलेक्ट करके और उसको इकट्ठा करके और कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दें, यानी मैकेनिकल कंट्रोल करें। अंडे के करने के बाद से फिर केमिकल कंट्रोल में भी क्लोरोपायरीफॉस का या फिर इमिडाक्लोप्रिड का इमिडाक्लोप्रिड का 500 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में घोल करके और एक स्प्रे मार दें, तो उसकी फ्लाई वगैरह जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैकेनिकल कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है इस समय। फिर उसके बाद से बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है इसमें। ट्राइकोग्रामा जापानिकम का एक कार्ड जो जिसमें 50,000 अंडे होते हैं, उसको 4-5 भागों में काट करके और पर हेक्टेयर अपना बीच में खेत में लगा दें। तो वो टॉप बोरर का पैरासाइट है, वो टॉप बोरर के उसकी प्रोजीनी को मार डालता है। तो ये तीनों करें, यानी अभी मैकेनिकल करें, फिर स्प्रे कर दें केमिकल, और बायोलॉजिकल भी करें। टॉप बोरर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैकेनिकल जो है ना बहुत प्रभावी है। मैकेनिकल कंट्रोल पे किसान भाई ध्यान दें और उनका टॉप बोरर खत्म हो जाएगा। जी तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो समस्या है ये खत्म हो सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर अनिल, एक और सवाल आया हमारे पास महेंद्र जी का हरियाणा से। ये जानना चाह रहे हैं क्या यहाँ पे रागी की खेती कर सकते हैं। बाजरे की खेती के लिए सर रागी की खेती ये करना चाह रहे हैं हरियाणा में। हाँ, रागी खेती जो आप लोगों का ये राजस्थान की जो अडवाणी की एरिया वहां पर की जा सकती है जी। और क्योंकि इसको जो है वो तापमान 26 से 29 डिग्री चाहिए होता है जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। तो इसको जो है थोड़ा लेट, जैसे जून एंड या जुलाई मिड तक 25 जुलाई तक जो इसकी सोइंग करके हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी ये हो सकता है। लेकिन इसमें ज्यादा लवणता नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोगों का 6 से 7.5 तक की जो आप लोगों की पीएच है उसमें ये फिंगर मिलेट अच्छा चलता है। तो हरियाणा में भी ये चीज पॉसिबल है। चलिए बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल आप इसकी खेती कर सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर शर्मा, जब हम गन्ने की उत्पादन तकनीक की बात करते हैं तो ट्रेंच विधि जो है अब काफ़ी लोकप्रिय है, किसानों के बीच वो जानने भी लगे हैं। लेकिन पहले से किस तरह का बदलाव ट्रेंच विधि के जरिए आपको लगता है कि गन्ने की खेती में नज़र आता है आपको। जी हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारी गन्ने की आवश्यकता बढ़ रही है जी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत आवश्यक है जी। और उसमें ट्रेंच विधि एक बहुत ही सफल विधि है जी। टेंच विधि में 120 सेंटीमीटर पे टेंच बनाते हैं, 1 फीट गहरा 1 फीट चौड़ा जी। और उसमें 2 लाइनें यानी पैरेलल 2 लाइनें गन्ने की 2-2 आंख के टुकड़ों को बोते हैं। उस टेंच में ही सारी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो भी डोज रिकमेंडेड है वो डाल देते हैं। साथ में उसमें ये फैसिलिटी भी, ये सुविधा भी रहती है कि ऑर्गेनिक कंटेंट भी डाल दें, यानी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर सड़ी हुई प्रेसमड वो भी डाल दें जी। तो होता ये है कि सारा चीज़ यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रूट जोन में उसको उपलब्ध हो जाता है। इससे पैदावार बढ़ती है। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो सिंचाई उसमें दी जाती है वो नाली विधि की तरह, आलू की तरह से सिंचाई होती है। उसमें 50% कम पानी लगता है जी। तो पानी की बचत भी होती है और सारा न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पौधा समय से लेता है, क्योंकि सारी चीज़ें रूट जोन में होती है, वो लेता है।
चौथी बात जो है, टेंच विधि में जमाव बहुत बढ़िया होता है जी। और करीब करीब 70% जमाव होता है। तो इसलिए टेंच विधि उस टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल की सबसे सफल टेक्नोलॉजी गन्ना उत्पादन के लिए है। इसमें पैदावार भी बहुत अच्छी आती है जी। तो किसान भाई इसका उपयोग भी कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसका उपयोग करना लाभप्रद भी होगा। जी बिल्कुल। और एक और सवाल हमारे पास आया है पंजाब से परमवीर जी का। ये जानना चाह रहे हैं क्या गन्ने की खेती के लिए इसकी नर्सरी की शुरुआत भी हम कर सकते हैं? गन्ने की खेती में नर्सरी की भी शुरुआत कुछ की जा सकती है? जी हाँ, जी हाँ। गन्ने की खेती करने के लिए अपना सीड उत्पादन के लिए नर्सरी सबसे पहले लगाएं, क्योंकि सीड का बहुत बड़ा रोल होता है गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो अपनी नर्सरी पहले स्वस्थ बीज लें जी। और स्वस्थ बीज को अपने खेत के किसी पार्ट में उसको लगा लें पहले नर्सरी, और उसी नर्सरी को अपने प्लांटिंग यानी ज़्यादा खेत में प्लांटिंग करने के लिए उसका उपयोग करें। तो इससे ये होगा कि ज़्यादातर बीमारियां जो है वो सेट बॉर्न होती हैं जी। और कीट भी सेट से आते हैं। तो वो बीमारी और आपका कीट वो नहीं आ पाएंगे उनके खेत में जो वो गन्ना बोएंगे। तो ये सबसे आवश्यक है कि वो शुद्ध बीज जो है अपना खुद पैदा करें जी। और तब उसके बाद से अपना कमर्शियल स्केल पे गन्ने की खेती करें जी। और ये बहुत आवश्यक भी है अगर हम गन्ने के फ्री रोग और कीट फ्री रखना चाहते हैं उसके लिए। जी। तो देखिए किस तरीके से रोग बीमारी जो है वो हमारी फसल से दूर रहेंगे अगर नर्सरी लगा के इसकी अगर हम खेती करते हैं तो। फिलहाल यहाँ रखने लिए एक सवाल हिमाचल प्रदेश से हमारे पास आया अश्विनी जी का। वो जानना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की जलवायु है यहाँ कौन कौन से जो मोटे अनाज हैं उनकी खेती हम कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया है। अगर हिमाचल की बात करें जी तो यहाँ पर हम लोग जो है, जो मैंने बताया, रागी, कोदरा, मंडुआ बोलते हैं जिसको, उसको लगा सकते हैं। कांगड़ी हम लोग सभी लगाते हैं। सांबा, झिंगोरा जिसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं वो लग सकता है। प्रोसो मिलेट जिसको हम चीना बोलते हैं वो लग सकता है जी। एक मैं थोड़ा और किसानों को बोलना चाहूंगा कि इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसको हम लोग न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं। अगर मोटे अनाजों की बात चली है तो इसमें ये ग्रुप तो नहीं आता है, लेकिन ये जब श्री अन्न वाला ग्रुप आ जाता है, न्यूट्री सीरियल वाला ग्रुप आ जाता है, तो उसमें 2-3 फसलें और हैं जी। जैसे कि हम लोग वकबीट बोलते हैं जिसमें फाफरा या ओगला जो है हमारा 3500 मीटर की हाइट तक लगता है। और ये जो बकबीट होता है ये तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। तो हम लोग हिमाचल, उत्तराखंड और J&K में बकवीट भी लगा सकते हैं जी। और दूसरी चीज जिसको हम लोग अमरंथस बोलते हैं, स्यूल या रामदाना, इसको जो हम लोग बुजुर्गों से ही बड़े पहले से ही हम लोग इसको लगाते आ रहे हैं और इसकी बड़ी अच्छी इम्प्रूव्ड वैरायटीज दी हैं। हमारा जो यहाँ पर अल्मोड़ा में संस्थान है उसने दिया हुआ 3 हिल स्टेट्स के लिए है। और इसके अलावा जौ जो है, जौ की बड़ी इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दी हुई हैं। इनको भी हम लोग इन मिलेट्स या मोटे अनाजों के साथ साथ लगा सकते हैं, किसानों की लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं और इनकी जो विविधता उसको संजो के भी रख सकते हैं। जी। लेकिन अनिल जी आमतौर पर हम देखते हैं जो किसान हैं जब पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं तो उसके साथ कोई सुझाव आप देना चाहेंगे कि पहले किस तौर पे कौन सी जो हमारे मोटे अनाज की फसलें हैं उसमें प्राथमिकता किस फसल को दी जाए, कि या वो ज्वार की फसल ले सकते हैं साथ में बाजरे की ले सकते हैं? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सी फसल लेना लाभकारी सिद्ध होगा किसानों के लिए? किसानों को जो है, क्योंकि अब किसानों ने धीरे धीरे इन फसलों को छोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट में पहले लोगों को ये रुझान नहीं था क्योंकि इनमें रेशा बहुत ज्यादा होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और धीरे धीरे जो है वो समाज की, सिविक सोसाइटी की जो है इनके प्रति जो है रुझान बढ़ता जा रहा है। या जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जो पेशेंट है इसको ले रहे हैं। तो अगर किसान धीरे इनकी खेती करेंगे, हाँ आप लोग, मैं नहीं कहता कि आप लोग वेजिटेबल मत लगाइए, आप लोग दूसरी कैश क्रॉप्स मत लगाइए, लेकिन उनके साथ साथ रोटेशन में या उनके साथ अंतर फसलीकरण, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हम लोग जो है दूसरी फसलों के साथ साथ इन जो मोटे अनाज हैं इनको जो है हम लोग इंटरक्रॉपिंग में लगाकर जो है कुछ ना कुछ पैदावार करके या जैविक तरीके से पैदावार करके जो है किसान जो है अपनी लाभप्रदता और
एक्स्ट्रा इनकम जो है वो तैयार कर सकता है। इसलिए किसानों को भी आगे आना पड़ेगा और कंज्यूमर की मार्केट आज की डेट में तैयार है इसके लिए। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, बिल्कुल एक बाजार जो है वो किसान के पास यहाँ पर है और लगातार सरकार प्रयास कर रही है और किस तरीके से इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इसके ज़रिए हमारे किसान ले सकते हैं, और उसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और हेलो किसान के माध्यम से लगातार आप तक की जानकारी हम पहुँचा रहे हैं। फिलहाल जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गन्ना उत्पादन की नई तकनीकों के बारे में और कैसे आप फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, और साथ ही मोटे अनाज की खेती करके कितना लाभ आपको मिल सकता है। दर्शक लगातार अपने जो सवाल हैं ईमेल के जरिए हमारे पास पहुंचा रहे हैं। आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना मेल हमें भेज सकते हैं। शुरुआत में लिखिए हेलो किसान और यहाँ अपना मेल भेज सकते हैं। कोशिश हमारी यही ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सवाल हैं उनको कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें और आपकी समस्या का समाधान हो पाए। यहाँ एक और सवाल हमारे पास आया है खासतौर से महाराष्ट्र से मोहनदास जी का। डॉक्टर शर्मा ये जानना चाह रहे हैं कि गन्ने की उन्नत किस्में कौन सी हैं जिसमें जो चीनी की मात्रा अधिक मिल सके। महाराष्ट्र से सवाल है तो इनका CO 86 इनके यहाँ बहुत अच्छी चलती है जी, और CO 0238 भी काफ़ी प्रचलित हो रही है। इन दो प्रजातियों का लगा सकते हैं। CO 8014 वो भी बहुत अच्छी उनके यहाँ है जी, वो भी लगा सकते हैं। CO 0265 वो भी उनके यहाँ बढ़िया चलती है, वो उनको लगा सकते हैं। और CO 118 अभी प्रचलित हो रही है। तो इन प्रजातियों में से कोई 86 उनके यहाँ ज़्यादा सूटेबल है, वो उनको लगा सकते हैं। लेकिन जब चीनी की मात्रा की हम बात करते हैं डॉक्टर शर्मा, उसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी किस तरह की भूमिका रहती है? देखिए, पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि बैलेंस न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो उसमें सुक्रोज का एक्युमुलेशन पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लिया नाइट्रोजन अगर खाली दे रहे हैं तो बढ़वार तो बढ़ती रहती है, लेकिन सुक्रोज का एक्युमुलेशन नहीं होता है। इसी वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरन आवश्यक होता है सुक्रोज एक्युमुलेशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सुक्रोज ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोरन आवश्यक होता है। तो इन चीज़ों का समावेश बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अगर आपको चीनी का परता उसमें चाहिए होगा तो सिर्फ नाइट्रोजन ही देते रहेंगे तो बढ़वार रहेगी, लेकिन सुक्रोज एक्युमुलेशन नहीं होगा। इसी वजह से बैलेंस न्यूट्रिशन
आवश्यक है। जी बिल्कुल, देखिए संतुलित पोषक तत्व संतुलित प्रबंधन उर्वरक, जो है बिल्कुल। वो ज़रूरी हो साथ जाता में है। ऑर्गेनिक मैटर भी, क्योंकि हमें जी। सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है, जी। तो वो हमें बैलेंस रखना है, क्योंकि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए, सस्टेनेबल शुगरकेन प्रोडक्शन चाहिए। जी। तो उसके लिए सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और समेकित उसके लिए विकास की ऑर्गेनिक लगातार मैटर बात देना करते जरूरी हैं, उस लिहाज से काफ़ी ज़रूरी कि संतुलित मात्रा का हम ख्याल रखें। और खासतौर से डॉक्टर अनिल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो आमतौर पे जो हमारी दूसरी फसलें हैं, अन्य फसलें हैं, माना जाता है कि इसमें जो आप खाद की मात्रा डाल रहे हैं, जो पोषक तत्वों की मात्रा डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लागत को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि संतुलित मात्रा से अधिक डाली जाती है। लेकिन जो हमारे मोटे अनाज हैं, जिसमें कई सारे जो गुण हैं वो उनमें हमें मिलते हैं, वहाँ पे किस लिहाज से जो खाद प्रबंधन है अपनाना चाहिए किसानों को? बड़ा अच्छा सर सवाल किया है। अगर हम बात करें मोटे अनाजों की, तो जो हमारा ज्वार और बाजरा और रागी है, इसमें थोड़े पोषक तत्व ज्यादा चाहिए होते हैं। तो इन तीनों में ही हम लोग 10 टन सलीगरी खाद या कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। जी। और अगर ज्वार की बात करें, तो ज्वार में अगर हम लोग सिंचाई वाले क्षेत्रों में लगा रहे हैं तो 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो ही पोटाश डालें। अगर इसी को हम लोग वर्षा आधारित या बरानी क्षेत्रों में लगाएं तो 60 केजी नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो ही पोटाश डालें। जी। और जहां बात आती है हमारे ज्वार की, तो उसमें जो है हम लोग 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 30 किलो जो है वो पोटाश डालें। और रागी में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, 50 40 और 20 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। और उसके अलावा जितने भी मिलेट्स हैं, उसमें हम लोग 5 टन सलीगड़ी गोबर प्रति हेक्टेयर डालें। और इसके साथ ही 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश डालें। और जो नाइट्रोजन की जितनी मोटे अनाज है, उसमें आधी मात्रा बीज के समय और आधी मात्रा जो आप लोग 35-40 दिन के बाद जो है, या कई बार किसान जो खरपतवार निकाल लेते हैं या गुड़ाई भी करता है और एक साथ छोटे, तो उस में डालें। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इसमें हम लोग जो है एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम और उसके अलावा क्योंकि फास्फोरस सॉल्बलाइजिंग जो बैक्टीरिया है, उस इन तीनों को जो है हम लोग या तो गोबर के साथ मिला दें, या फिर जब बिजाई कर रहे होते हैं उस टाइम सीड को ट्रीट करके जो है इसको डालने से हम लोग एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करके थोड़ी ही खाद डाल के, आपने देखा होगा कि हम लोग जहाँ अनाज की बात करते हैं तो हमें 120, 60 और 40 किलो तक जो है फास्फोरस और पोटाश चाहिए होता है। लेकिन इसमें आपने देखा कि 40 लेके 60 किलो या 80 किलो तक जो है मात्रा हम लोग नाइट्रोजन की डाल रहे हैं। तो ये ऐसे अनाज हैं जिसमें पोषक तत्वों की कम मात्रा चाहिए होती है, गोबर की मात्रा भी कम चाहिए होती है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कम है। तो किसान जो है, जो छोटे और मझोले किसान है या जो गरीब किसान है, वो कम पैदावार और कम मतलब ये पोषक तत्व प्रबंधन करके कम लागत लगा के जो है वो अच्छी पैदावार जो है 1.5 से 2 टन तक जो है, और ये ज्वार बाजरा में तो 3-3.5 टन तक जो है वो इवन बरानी क्षेत्रों में भी ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि कम लागत से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और प्रबंधन करके तो हम लोग जो है अच्छी से अच्छी जो है वो वैरायटी लगा के पैदावार को जो बढ़ा सकते हैं। जी, तो देखिए किस तरीके से अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं, और उसमें अगर किस तरह की दिक्कत है तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इस पर अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल एक सवाल हमारे पास आया डॉक्टर बीएल शर्मा जी, ये उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र जी का सवाल है। वो जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो फसल है उसमें लाल सड़न रोग आता है, उसकी क्या रोकथाम की जा सकती है किसी रसायन से? जी हाँ, लाल सड़न रोग से आजकल काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक प्रजाति CO 0238 है, उसमें इसका प्रकोप देखा जा रहा है जी। और उस प्रजाति को हम लोग रिप्लेस करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि उनकी जगह पे बेसिकली लाल सड़न रोग जब लग जाता है तो प्रजाति देर सवेर डिलीट हो ही जाती है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसको उसकी जगह पर दूसरी जो रेसिस्टेंट वैरायटी है उसको लगाया जाए। गन्ने का कैंसर रोग शायद इसे कहा जाता है। जी, गन्ने कैंसर उसको कहा जाता है। तो उसकी जगह पे दूसरी रेसिस्टेंट वैरायटी लगाई जाए और फसल चक्र अपनाया जाए। मतलब जैसे उस जिस खेत में लाल सड़न लग गया उसमें दूसरी फसल गेहूं ले लिया, धान ले लिया और उसके अलावा ग्रीन मैन्योर ले लिया, तब यानी एक साल एक क्रॉप साइकिल लेने के बाद ही उसमें गन्ना लगाया जाए, तो तब वो जाके कंट्रोल होता है। अन्यथा वो दूसरी फसल, दूसरे गन्ने की जो वैरायटी आएगी उसमें भी आ सकता है। तो एक सबसे पहला काम तो किसान भाई फसल चक्र अपनाएं। लाल सड़न जिसमें आ गया उसमें गन्ना न लगाएं। दूसरी चीज़ है
कि उस वैरायटी को बदल दें जिसमें लाल स्वर्ण लगा हुआ है, दूसरी रेसिस्टेंट वैरायटी है वो लगाएं। जैसे 0238 में लाल स्वर्ण का प्रकोप देखा जा रहा है तो 118 लगाएं, इसके अलावा 98-014 लगाएं, इसके अलावा जो मिड लेट वैरायटी है शाहजहानपुर की COS 8276, 8279 ये लगाएं। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं जो कि रेसिस्टेंट है लाल स्वर्ण से, उस लाल स्वर्ण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी। तो उसके बाद जब खेत उनका सही हो जाए यानी लाल स्वर्ण के प्रकोप से बिल्कुल खत्म हो जाए तब फिर जो भी मनचाहा प्रजाति उसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर शर्मा आपको लगता है एक बड़ी परेशानी शायद यही है, जो किसान है लगातार एक ही जो किस्में चली आ रही हैं लगातार जिसमें समस्याएं उन्हीं को उपयोग में लाते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा, मोनोकल्चर 238 का यानी CO 0238 का मोनोकल्चर हो गया, 90% से ज़्यादा एक ही प्रजाति आ गया। मोनोकल्चर हमेशा हानिकारक होता है। हम लोग हमेशा साइंटिफिकली ये बोलते हैं कि 40% से ज़्यादा एक वैरायटी को न बढ़ाया जाए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा कि किसान भाइयों ने बढ़ा लिया। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा अवेयरनेस आई है उसके प्रति, लाल स्वर्ण के प्रति, और किसान भाई कम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जी बिल्कुल। तो देखिए कितना ये ज़रूरी कि हमारी जो लगातार पुरानी किस्में हैं उनका बदलाव किया जाए, नई नई किस्में विकसित की जा रही हैं, उनका चयन आपको करना होगा जिनका लाभ ये मिलेगा कि उसमें रोग और बीमारी नहीं आएंगे और आपकी जो लागत है वो उसमें कम जाएगी और आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर अनिल एक और सवाल हमारे पास आया है संतोष जी का झारखंड से। ये बता रहे हैं कि रागी की खेती ये करते हैं लेकिन अच्छा लाभ मिल सके उसके लिए इसका उत्पाद बनाना चाह रहे हैं। लड्डू काफ़ी प्रचलित हैं रागी के वहाँ पे, लेकिन उसका प्रशिक्षण कहाँ से मिल पाएगा? ये सर दोबारा रिपीट करेंगे सर, आवाज़ कम आ रही थी। जी, झारखंड से संतोष जी का सवाल है, वो जानना चाह रहे हैं रागी की खेती करते हैं लेकिन उसका प्रसंस्करण करके उसका लड्डू वो बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से लें? फसल कौन सी बताई सर? रागी की जी। उसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि झारखंड में आपके हर जिले में, बल्कि पूरे भारत में हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है और वहां पर ये जितने भी आप लोगों के माइनर मिलेट्स हैं या दूसरी फसलें हैं उसके प्रसंस्करण के लिए एक स्पेशलिस्ट है कम्युनिटी साइंस का, वो आपको प्रशिक्षण देते हैं और उनके लगातार साल भर प्रोग्राम चले जाते हैं। तो आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाएं और वहाँ के जो साइंटिस्ट इंचार्ज है उनसे मिलें और वो आप लोग जो आपके जो होम साइंस के कम्युनिटी साइंस के जो भी एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी और आप ट्रेंड एंटरप्रेन्योर की तरह जो है आप लोग 8-10 दिन की ट्रेनिंग लेके वहां से निकलेंगे। तो काइंडली वहां पर जाएं और अपने आप को प्रशिक्षित करें। चलिए बिल्कुल। तो देखिए ये ज़रूरी कि ये ट्रेनिंग आपको मिल सकती है, आवश्यकता थोड़ा सा और जानकारी आप लें। और अगला जो ईमेल के ज़रिए सवाल आया है पंतनगर उत्तराखंड से है और ये वीरभान जी हैं जो कि डॉक्टर शर्मा जानना चाह रहे हैं कि गन्ने की जैविक खेती जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए गन्ने की जैविक यानी बायोलॉजिकल खेती करने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल का समावेश नहीं होना चाहिए और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती करनी है तो बायोलॉजिकल चीज़ें जैसे प्रेसमड है, सड़ा हुआ प्रेसमड है, गोबर की खाद है, बुआई के समय से ही प्रयोग करें और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग न करें। जी। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एस्टोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, फास्फोरस फिक्सेशन के लिए फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आ गया है। तो इस तरह के आप इसके अलावा माइकोराइजा है, ट्राइकोडर्मा है, ये जितने बायोलॉजिकल चीज़ें हैं ये आपके न्यूट्रिएंट की सप्लाई को पूरे करते हैं तो उनका समावेश करें किसान भाई जी। और इसके अलावा इसमें केमिकल चीज़ों का स्प्रे न करना पड़े तो उसके लिए बायोलॉजिकल टूल्स का उपयोग करें। जैसे टॉप बोरर के लिए आपका ट्राइकोग्रामा कार्ट लगाएं और इसके अलावा उसके और भी बोरर जो लगते हैं तो ट्राइकोग्रामा जापानिकम के अलावा एक और भी स्पीसीज आती है उसको लगाएं। तो इस तरह से करके बायोलॉजिकल शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उसमें ध्यान रखना होगा कि इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग समावेश न करें। और मेरा सजेशन है कि सड़ा हुआ प्रेसमेंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को वो कंपनसेट करता है।
तो सड़े हुए प्रेसमट का उपयोग करें और बायोलॉजिकल गन्ने की खेती आराम से किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कैसे आप इसकी जैविक खेती भी कर सकते हैं। और अगला सवाल भी गन्ने से संबंधित है। विकास जी का सवाल आया है हरियाणा से, ये जानना चाह रहे हैं क्या गन्ने की खेती में हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, गन्ने की खेती में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे पानी की कमी है या पानी की थोड़ी सी स्कार्सिटी है, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। ड्रिप इरिगेशन के फायदे भी हैं। उसमें यह है कि जितनी आवश्यकता है उतनी पानी रूट जोन में पहुँचता है। साथ में एक और है कि ड्रिप के साथ में फर्टिलाइज़र की डोज भी डाल दी जाती है, उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइज़र की डोज भी बच जाती है। तो ये दो फायदे हैं कि पानी की बचत और फर्टिलाइज़र की बचत। लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए किसान भाई नहीं करते हैं। यदि किसान भाई कर सकते हैं तो ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे वो ज़्यादा सुविधाजनक है और किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से बेहतर स्थिति, और लगातार हम देखते हैं कि जो ज़ाहिर तौर पे जो पानी की बचत है वो कैसे हम कर सकते हैं, और जो हमारा जल स्तर है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। और ऐसी फसल जहां लगातार हमारे किसान जो है सतही सिंचाई करते हैं, लेकिन विकल्प आपके पास हैं। ज़रूरी यही कि आज के समय में नई तकनीक के ज़रिए आप इसकी खेती करें, जिसके ज़रिए आपकी लागत जो है वो बच सकेगी और साथ ही साथ आपका जो मुनाफा है वो बढ़ सकेगा। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गन्ने की नई उत्पादन तकनीकों को लेकर, कैसे आपकी फसल जो है वो सुरक्षित रह सकती है और साथ ही मोटे अनाज की खेती आप कैसे कर सकते हैं। और यहाँ लगातार जो दर्शक हैं वो अपने ईमेल हमें भेज रहे हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना मेल हमें भेज सकते हैं, लेकिन शुरुआत में लिखें हेलो किसान और यहाँ अपना मेल आप भेज सकते हैं। एक ईमेल हमारे पास आया डॉक्टर अनिल, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो मोटे अनाज की खेती करके लाभ इन्हें मिल रहा है, लेकिन इस लाभ को बढ़ाने के लिए क्या ये अपना उत्पाद जो है बाहर भी भेज सकते हैं? जगह का नाम इन्होंने नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखा है। क्या ये किस तरीके से, जब निर्यात की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में काफ़ी बेहतर स्थिति है, घरेलू बाजार में अलग अलग उत्पाद आ रहे हैं, लेकिन एक किसान के लिए क्या ये संभव है कि वो अपने उत्पाद को बाहर भी भेज पाए? भाई ने देखो, जब बात आती है विदेश में निर्यात करने की, तब हम लोग या तो संगठित होकर करें
या फिर कोई सरकारी संस्था जो आगे आए। जी। और सरकारी संस्था भी तभी आगे आती है जब हम लोग संगठित होते हैं। तो किसानों को, जैसे अभी ऐड देख रहे थे किसान, हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। या तो जैसे हम लोग मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, जी। चाहे वो रासायनिक है चाहे वो जैविक है, या फिर अगर कोई हम लोग मोटे अनाजों की कोई हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक ऐसी संस्था के साथ ग्रुप में जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएं और हम लोग अपने उत्पाद को जो है वो रजिस्टर करें एज ए ऑर्गेनिक उत्पाद। तो उसको जो है एपीडा सबसे आगे आती है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को देखती है। उसके जो है अधिकारी या हमारे जो बल्कि कृषि विभाग है हर राज्य के, वहां पर एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन विंग है एग्रीकल्चर विभाग का, और वो जो है वो अगर किसान आगे आ रहे हैं तो वो भी आगे आके जो किसानों की सर्टिफिकेशन कराते हैं और उनके विपणन में भी, चाहे वो देशी स्तर पे है या फिर निर्यात की बात होती है, तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। और एपीडा तो ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है। तो अकेला किसान तो नहीं कर सकता, लेकिन संगठित होके कृषि अधिकारियों का साथ लेके, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का साथ लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात मोटे अनाजों की, तो मोटे अनाज का इस बार ये वर्ष है। आप जिस भी कृषि अधिकारी या किसी स्तर की एजेंसी के पास जाएंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, चाहे आप उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उस जिले का है, कलेक्टर है, उसके पास ग्रुप में जाएंगे, वो भी आपकी हेल्प करेंगे और आपकी एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए आप लोग आगे लाएंगे। और ये एक अच्छी बात है कि किसान इसके लिए अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया हुआ है। धन्यवाद किसान भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के रूप में हम मना रहे हैं, और ये जैसा कि डॉक्टर अनिल ने भी कहा कि कोशिश लगातार की जा रही है कि कैसे हम किसानों को जानकारी दे सकते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था जब श्रेयान को लेकर वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया, तो लगातार हर एक कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं उनसे भी आग्रह किया गया था कि आप अपने यहाँ पे जो किसान हैं उनको प्रशिक्षण ज़रूर दें, मोटे अनाज के बारे में लगातार जानकारी दें, जिससे इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। फिलहाल एक ईमेल हमारे पास आया है अरुण जी का, करनाल हरियाणा से। डॉक्टर शर्मा ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके खेत में, गन्ने के खेत में दीमक की समस्या है, उसके लिए क्या किया जाए? जी हाँ, दीमक की समस्या उसके लिए केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल दोनों है जी। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इसमें मेटाराइजियम और बावेरिया बेसियाना का 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से उसको गोबर की खाद में, यानी 1 क्विंटल गोबर की खाद ले लें और 5 किलोग्राम बावेरिया और मेटाराइजियम मिला दें, 4-5 दिन तक छोड़ दें। उसके बाद खेतों में अपने बिखेर के जुताई कर दें। ये उस दीमक का पैरासाइट है, तो जहाँ जहाँ दीमक रहेगा उसको ये अपना शिकार कर लेगा, ख़त्म कर देगा वो। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए आप किसी इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपका इमिडाक्लोपिड है वो भी कर सकते हैं, फिर क्लोरोपाइरिफॉस है दीमक के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं 5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन ये बुआई के समय में ही उपयोग करें, जैसे कुड़ों में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी दवा है जो पहले रिजेंट वगैरह थी, वो अब तो नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्लोरोपाइरिफॉस को ही ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। क्लोरोपाइरिफॉस 5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से कूड़ों पे और सेट पे वो डाल करके और उसकी ढकाई कर दें, तो दीमक का प्रकोप खत्म हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल जरूर करें, मेटाराइजियम और आपका उसमें बावेरिया का जो मिक्सचर है वो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो दीमक कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए कैसे जो दीमक की समस्या है उसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर अनिल, अभी जिस तरह का अगर हम कहें जो आने वाला हमारा कृषि सीजन है, यानी मई जून की अगर बात की जाए, इसमें किसान हमारे तैयारी करते हैं, तो कौन सी ऐसी मोटे अनाज में शामिल फसलें हैं जिनको वो लगा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो अभी हम लोग जो है जून जुलाई में जो है वो, चाहे वो हमारा ज्वार है, बाजरा है, फिंगर मिलेट है, या कांगनी जिसको फॉक्सटेल मिलेट है, सांबा बार्नयार्ड मिलेट है, कोदो मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, इन सब को जो है हम लोग बरसात के मौसम में लगा लेते हैं। और ये ऐसी फसलें हैं, ये कम बारिश में लगती हैं और ये बरसात के मौसम में ही ये ज्यादातर जितने मिलेट्स हैं ये लगते हैं। तो किसान भाई जो भी इच्छुक हैं वो तैयार रहें। हाँ, बीज की एक विश्वसनीय हमें प्रजातियां ढूंढनी है। अलग-अलग प्रक्षेत्रों के लिए, अलग राज्यों के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने अनुमोदित किए हैं, उनका बीज जो है वो प्रोक्योर करें। बीज की मात्रा का ज्ञान लें, कितना बीज की मात्रा लगेगी, और मैंने पोषक तत्वों को आपको बता ही दिया, उसको जो है वो डाल के अच्छी पैदावार लेके जो है, और साथ में मार्केट का भी ध्यान रखें कि कौन सी मार्केट में अपना प्रोड्यूस लेके जाना है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों जो है इन मिलेट्स की, मोटे अनाजों की खेती
और इनके कंजप्शन के लिए लोगों जो है वो जागरूक करें। तभी जो प्रोग्राम करता है हेलो किसान या जो किसान चैनल करता है उससे ज्यादा जनता तक, किसानों तक, पब्लिक तक लाभ पहुंचे। जी शुक्रिया। हमारा भी उद्देश्य यही कि लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो और ज़्यादा मोटे अनाज की तरफ प्रेरित हों और अग्रसर हों। फिलहाल आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर अनिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी हमें यहाँ बता रहे थे कैसे मोटे अनाज की खेती आप कर सकते हैं, लाभ आपको अच्छा मिल सकता है। और ना सिर्फ जब मुनाफे की हम बात करते हैं, लाभ की हम बात करते हैं, गन्ने की खेती करके भी हमारे जो किसान हैं अच्छा लाभ लेते हैं। लेकिन कभी कभी डॉक्टर शर्मा देखा जाता है कि जो जिस खेत में हम गन्ने की खेती कर रहे हैं वहाँ पे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उस पर असर आने लगता है। इसके लिए किस तरह का उपचार कोई ज़रूरी है या किस तरह का प्रबंधन हमारे जो किसान हैं उनको अपनाना चाहिए? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हमें बनाए रखनी है लंबे समय के लिए जी, और क्योंकि पैदावार हमें लंबे समय के लिए चाहिए। और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि जितना हम मिट्टी से ले रहे हैं, यानी पौधा ले रहा है जी, एटलीस्ट उतना कंपनसेट होना चाहिए। ये सिंपल सा फार्मूला है और उसके लिए मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है। मिट्टी की जांच से पता लगता है कि हमारे खेत में या किसान भाई के खेत में किस चीज़ की कमी है। मोस्टली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रो न्यूट्रेंट, और सेकेंडरी में सल्फर और आपके कैल्शियम, ये ज़्यादातर पौधे लेते हैं। तो इनकी जांच आवश्यक होती है। ये प्रयोगशाला में अब तो बहुत ही मतलब आसान काम हो गया है इनकी जांच कराना। तो यानी कोई भी फसल और खासतौर से जब गन्ने की हम बात करें तो मिट्टी की जांच आप जरूर कराएं, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति जरूर करें, जिससे आपको लाभ लगातार मिलता रहे। फिलहाल यहाँ डॉक्टर BL शर्मा जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार किसान बंधुओं को नमस्कार। तो जाना आपने कैसे आप बेहतर ढंग से गन्ने की खेती कर सकते हैं। नई तकनीक हमारे पास है, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और गन्ने की फसल भी आपकी सुरक्षित रहेगी। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे दें, जिससे आप अपने सवाल हमें भेज सकें। कल का विषय रहेगा आम की बागों का प्रबंधन और बात करेंगे समेकित नाशी जीव प्रबंधन की भी। ईमेल के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी आप एक बार फिर से नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम हैं, यहाँ भी आप अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल लिखना होगा आपको हेलो किसान, और फिर आप अपना सवाल यहाँ पे लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर भी आप लिख सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ हेलो किसान के माध्यम से आप ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बहुत अच्छा एंकरिंग आपने किया। हाँ, थैंक यू सर।